अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ग्रास्प करना इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सोसाइटल बैकग्राउंड से हैं, हमारे ऊपर सोशल कंसर्न्स का बर्डन ज़्यादा है। हम सोशली ड्रिवन लोग हैं। हम सोशल टर्म्स में सोचते हैं, हम इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं सोचते या नहीं सोचना पसंद करते। हमें ऐसे लगता है कि probably it's not good to monetize our needs and wants. अगर हम अपने नीड्स और वांट्स को मोनेटाइज करें, अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचें विच इज द कॉस्ट ऑफ द फोरगॉन ऑप्शन, तो हम एक बहुत ही आसान तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकते हैं। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, उनको देखते हैं। जो मनी की कॉस्ट है, अगर आपने किसी को कुछ पैसे एक्सटेंड किए हैं, अगर आपने कहीं से कोई लोन लिया है, अगर आपने कुछ पैसे कहीं एम्प्लॉय किए हैं फॉर अ पर्पस ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस टाइम की कॉस्ट को बनाएंगे, जिसके अंदर हम मॉनेटरी वैल्यू को असेस करना चाहेंगे, उसकी कॉस्ट को बनाना चाहेंगे। तो जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, से हमने किसी को लोन दिया है, तो हम इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इनफॉर्मल लेंडिंग, अगर आप फ्रेंड्स के दरमियान है, अगर भाइयों के दरमियान है, रिलेटिव्स के दरमियान है, कई दफा इंटरेस्ट के बगैर होती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बगैर क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मनी की अपनी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जिसमें वो मजीद पैसा जनरेट कर सके। तो मनी खुद से पैसा जनरेट नहीं कर सकती। मनी सिर्फ तब पैसा जनरेट कर सकती है जब उस पे एंटरप्राइज एम्प्लॉय होगी। तो अगर मनी खुद से पैसा जनरेट नहीं कर सकती, तो क्या फिर मनी की कॉस्ट होनी चाहिए? तो उससे बात यह है कि मनी को हम एक एस्पेक्ट में सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे देखते हैं, जबकि दूसरा हमारा एस्पेक्ट ये है जिसमें हम मनी के साथ वैल्यू एट्रीब्यूट करते हैं। गलत हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन मनी के साथ टाइम बेस्ड वैल्यू एट्रीब्यूट करना दुरुस्त है। मनी के साथ अपनी वैल्यू एट्रीब्यूट करना प्रॉब्ली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन टाइम बेस्ड वैल्यू को एट्रीब्यूट करना मनी के साथ दुरुस्त है। हाँ, उसके लिए आपका ऑप्शन क्या होगा? इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है। इंटरेस्ट और प्रॉफिट में बहुत फर्क है। Interest is ex ante, it is conditional to the contract, it is fixed for the term और time bound है। जबकि profit is determined at the end of the operational term and it is not time bound। प्रॉफिट का परसेंटेज पहले से डिसाइड हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट का एब्सोल्यूट अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट है, वो डिसाइड एट द एंड ऑफ द टर्म ही होता है। तो आप किसी भी तरह से किसी भी चीज को मनी एम्प्लॉयड के जो टाइम पीरियड है उसकी कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे ना सिर्फ ये कि आपकी अपनी ओरिएंटेशन आएगी कि आप दिमागी तौर से क्या सोचते हैं, आप किस तरह, क्या आपकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, आप की सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से आप चलना चाहते हैं, तो दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन ये जो कितना आपको मनी की टाइम बेस्ड कॉस्ट एट्रीब्यूट करनी चाहिए या आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे, उसको डिटरमिन करने में कुछ एलिमेंट्स हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जिसमें पहला एलिमेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि अगर यही पैसे आपने कहीं और लगाए होते तो फिर आपको उससे कितना गेन हो सकता था। द वैल्यू ऑफ द फोरगॉन ऑप्शन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहला एलिमेंट तो वो है कि अगर आपने यही पैसे अपने कारोबार में लगाने की बजाय किसी बैंक में रखवाए होते तो आपको कितना परसेंटेज वहां से रिटर्न मिल रहा होता। अगर बैंक आपको 12% रिटर्न दे रहा है, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि 12% रिटर्न को आपने फोरगो किया है, तो प्रॉफिट बेस्ड वेंचर से आपको एटलीस्ट इतना रिटर्न तो आना चाहिए। आप इतना तो एटलीस्ट वहां से डिमांड करेंगे। ठीक। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ फोरगॉन ऑप्शन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पहली कॉस्ट समझी जाती है। फिर आपको इन्फ्लेशन के लिए कवर भी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ
परचेजिंग पावर कम हो रही है उस रुपए की जो आपने बैंक में रखवाया है या घर में घड़ा खोद के दबा दिया है। तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस हो रही है, वो अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं कर रहा। ये बड़ा प्रॉब्लम है जब हम मनी के साथ उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट करते हैं ना, तो फिर हमें उसकी परचेजिंग पावर की टर्म्स में उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट करनी है। और वो अपनी परचेजिंग पावर को रिटेन नहीं कर रहा बल्कि वो डिक्रीज होती जा रही है। कल अगर आप 100 रुपए से 1 किलो आलू खरीद सकते थे, तो आज शायद 100 रुपए से आधा किलो आलू खरीद पाएंगे। तो बेसिकली आपके पैसे में अब इतनी वर्थ नहीं रही, उसकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं रही। तो आपको परचेजिंग पावर के अंदर ये जो डिक्रीज आ रहा है, टाइम बेस्ड डिक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको मालूम है कि प्राइसेस कमोडिटीज की, चीजों की, प्रोडक्ट्स की, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी और परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपको इस डिक्रीज को भी कवर करना है। अगर आप किसी को 100 रुपया देते हैं तो इस साल के आखिर में अगर वो आपको 100 रुपया वापस करता है, उस 100 रुपए की हैसियत, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बदल चुकी होती है। अब उसकी वैल्यू शायद 100 की बजाय 90 रुपए की रह गई होती। तो आपको ये जो सेकंड एलिमेंट कंसिडर करना है, पहला एलिमेंट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो सेकंड एलिमेंट है जिसको आपको कंसिडर करना है दैट इज इन्फ्लेशन। तो आपको इन्फ्लेशन की कंपनसेशन भी चाहिए। फिर ये टाइम जैसा होता है कि आपने पैसे किसी को उधार दिए हैं या कहीं इन्वेस्ट किए हैं, आपकी कोई और इम्पेंडिंग नीड भी होती है, आपकी कोई जरूरत होती है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज करके दे रहे होते हैं। तो अगर आप उसको मोनेटाइज करें, आपने कितना कॉम्प्रोमाइज किया, आपको कितना नुकसान हुआ अपनी जरूरत ना पूरी कर पाने पे या उसको डिले कर पाने पे, तो अगर आप उसको मोनेटाइज करके करें तो दैट इज अगेन ऑल्सो अ कॉस्ट। ये तमाम कॉस्ट मिलके जब हम इनका कवर डिमांड करते हैं, बिकॉज वी आर एम्प्लॉइंग आवर मनी समवेयर, क्योंकि हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तो उस सूरत में एटलीस्ट ये तीन चार चीजें जो हैं ये कवर होना चाहिए। इसलिए हम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पेमेंट डिमांड करते हैं। तो ये था बेसिक रीजन जिसके लिए हम मनी के साथ टाइम की एसोसिएटेड एक वैल्यू एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम आते हैं, विच वुड यू प्रेफर, $10,000 टुडे और $10,000 इन 5 years? फायदा क्या है अगर मुझे $10,000 आज मिल जाते हैं और मैं इनको बैंक में फिक्स करा देती हूँ फॉर 5 years? 5 साल के बाद ये $10,000 में शायद $15,000 हो चुके होंगे। 14-15% का इंटरेस्ट होगा तो शायद ये $20,000 हो चुके होंगे। ठीक है। अगर मैं इनको फिक्स नहीं कराती, अगर मैं इनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करती, इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे उसकी एक रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करती तो क्या होगा, इसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। तो अगर मुझे आज $10,000 मिले तो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और अगर मुझे आज से 5 साल के बाद $10,000 मिलेंगे तो इन 5 सालों में $10,000 की परचेजिंग वैल्यू, परचेजिंग पावर कितना कम हो चुकी होगी, ये आप खुद देखेंगे। तो ऑब्वियस आंसर क्या है, $10,000 टुडे। और आपने ये आंसर किस तरह सेलेक्ट किया, आपने देखा कि आज में अगर आपको पैसे मिले तो उसका फायदा है। इस पे हम कभी जाके बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये जो बर्ड इन इट्स बर्ड इन हैंड थेरी, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, या बर्ड इन हैंड थेरी है ये। लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो बर्ड इन हैंड थेरी है वो थेरी कहलाई जानी चाहिए या फैलेसी कहलाई जानी चाहिए। मगर अभी तक आपके लिए समझना जरूरी है कि आज अगर आपको $10,000 मिलते हैं, आप उनको एम्प्लॉय करके, आप उन्हें इन्वेस्ट करके उनकी परचेजिंग पावर में डिक्रीज को कंपनसेट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल अर्न भी कर सकते हैं। जबकि 5 साल के अंदर $10,000 मिलेंगे तो आपके लिए कोई इतना बेनिफिशियल सौदा नहीं है। यू ऑलरेडी रिकग्नाइज दैट देयर इज टाइम वैल्यू टू मनी। और टाइम क्यों है कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन, हमने अभी जैसे डिस्कस किया, टाइम आपको अलाउ करता है द अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन कंजम्पशन एंड अर्न इंटरेस्ट।
चलिए आप इंटरेस्ट ना कहिए, आप इसे प्रॉफिट कह लीजिए। अगर आप यही पैसे बैंक में रखाने की बजाय, किसी को लेंड आउट करने की बजाय कारोबार में लगाते हैं, आपको वहां से प्रॉफिट मिलता है, तो रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है। तो ये टाइम है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी अलाउ करता है कि आप उन पैसों पे रिटर्न अर्न कर सकें। और ये जो रिटर्न या जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का फर्क मैंने अभी आपको पहले समझाया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग बेटर, तो आप सिंपल इंटरेस्ट की तरफ क्यों जाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड or earned on only the original principal amount borrowed या lent, as the case may, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर एक्स्ट्रा आप जितना अर्न कर रहे हैं वो है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? आसान अल्फाज में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्नड, जो इससे पहले पीरियड में आपने इंटरेस्ट अर्न किया था, अब इस पीरियड में आपको उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और अगले पीरियड में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लिया वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। और जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं समझा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। So interest paid or earned on any previous interest earned as well as that on the principal borrowed is known as compound interest. अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सिंपल इंटरेस्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, जो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो वहाँ, या आप सिंपल कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कॉर्पोरेशन अगर अपने एम्प्लॉयज को लोन देती है, ऐसी जगहों पे सिंपल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है, मगर यूजुअली नहीं कर। सो सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल देखते हैं एक। Assume that you deposit $1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years. What is the accumulated interest at the end of the second year? 7% for 1 year is $70. 7% for the other year is another $70. So total accumulated interest कितना हुआ? $140। ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रिवेलेंट प्रैक्टिस नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी डिपॉजिट की? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट इन आवर एग्जांपल वाज $1,000, और उसी ऊपर जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हैं विच इज $140, तो टोटल अमाउंट बनता है 1,140 डॉलर्स। ठीक है। आसान है। इसकी फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल में आपने ऐड कर दिया सिंपल इंटरेस्ट, जो 2 सालों में आपको अलग अलग इंटरेस्ट मिला। What is the present value of the previous problem? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम क्या है? अगर आप एक टाइमलाइन बनाते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें या आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन करना चाहें, तो ऑलवेज मेक अ टाइमलाइन। तो जब आप टाइमलाइन बनाते हैं तो उस टाइमलाइन पे आप देखते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो $1,000 है। So present value is the current value of a future amount of money or a series of payments evaluated at a given interest rate. Simple. फिर अगला सवाल है, व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट? देखिए, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आप क्या उसको प्रेफर करेंगे, या आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसको प्रेफर करेंगे? कंपाउंडिंग कई तरह की होती है। कंपाउंडिंग में एनुअल कंपाउंडिंग हो सकती है,
सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होती है यानी साल में 2 दफा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है यानी साल में 4 दफा, हर 3 महीने के बाद। इसी तरह से मंथली कंपाउंडिंग हो सकती है, एवरी मंथ। डेली कंपाउंडिंग हो सकती है, और फिर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग इज कंपाउंडिंग राइट आफ्टर द कंपाउंडेड एलिमेंट इज built up। ये कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में हाईएस्ट है। अब हमें ये समझना है कि जितने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा होंगे उतना ही आपका टोटल बेनिफिट होगा। टोटल बेनिफिट भी उतना ज्यादा होगा जितने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा होंगे। अगर आपको साल में 1 दफा इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक अलग बात है, अगर आपको साल में 2 दफा मिल रहा है तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा उससे। ठीक है, जैसे हम यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, अब इस फ्यूचर वैल्यू के अंदर आप देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट एक खास रेशियो से बढ़ रहा है। फिर आपके पास आता है 7% कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देखिए 7% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हो के तेजी से बढ़ रहा है। और 10% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि कितना स्टीप है, ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड प्रॉफिट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अगर आप उसमें 100 रुपया भी जमा कराना शुरू करते हैं तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपके पास एक अच्छा सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाएगा। सिंगल डिपॉजिट अगर हम देखते हैं, हमने जो पहला एग्जांपल स्टडी किया था उसकी टाइमलाइन देखिए। $1,000 का सिंपल डिपॉजिट है, 7% आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला पहले साल में, और फिर 7% दूसरे साल में मिला, और टोटल 1140 का आपके पास पे आता है। ठीक है, पहले साल का 1070 और दूसरे साल का मजीद 70। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर वैल्यू पे कंपाउंड करके देखें, एनुअल कंपाउंडिंग पे, तो आप रेस टू द पावर ऑफ 2, हमने क्या किया, हमने n को रेस टू द पावर ऑफ 2 कर दिया जितने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स थे उसके मुताबिक। अब उसके मुताबिक अगर देखें तो आपका आंसर आता है 1144.90। सिंपल इंटरेस्ट तो 1140 था, और यहाँ पे आपके पास 1144.90 आ रहा है जब आपने उन्हीं 2 सालों को एनुअल बेसिस पे कंपाउंड किया। तो आपके पास एडिशनल 4.90 है। इस एडिशनल 4.90 का क्या रैशनल है, ये कहाँ से आया एडिशनल 4.90? ये बेसिकली आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो अगर हम इस तरह से देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा हमें थोड़ा थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम ग्रास्प करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा होंगे उतना ही आपका टोटल डिलीवर्ड बेनिफिट होगा। इससे फ्यूचर वैल्यू किस तरह से डिटरमिन होगी, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + i इंटरेस्ट रेट रेस टू द पावर ऑफ n। जितने भी नंबर्स हैं आप उसको उसके ऊपर रेस करके देख सकते हैं। दिस इज कंपाउंडेड एनुअली। सो दिस वाज फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके कितने फॉर्म्स हैं, किस तरह के आपके इंटरेस्ट फ्लोज होते हैं, एनुटी किसे कहते हैं, परपेचुटी कैसे कहते हैं, और उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो आपका लोन है उसको किस तरह से अमोर्टाइज किया जाता है। थैंक यू।